MDH गैलेंट एडवांस रैबर निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी किचन किंग मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, गोल्डी मसाले। और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, रात के 8 बज गए हैं। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। 4 जून वो तारीख जो कि एक दिन के बाद आएगी और वोटों की गिनती होगी। 2024 में किसकी सरकार बनेगी ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन उससे पहले आज 2 जून को 2 राज्यों के विधानसभा के नतीजे सामने आए हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है, तो सिक्किम की बात की जाए तो एसकेएम ने वहां पर जबरदस्त समर्थन हासिल करके 32 में से 31 सीटें जीत ली हैं। तो आज अपने आप में 2 राज्यों के जनादेश आ गया है, लेकिन 4 जून का सबको इंतजार है। लेकिन उससे पहले कल जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उसके बाद से एनडीए खेमे में बहुत खुशी है। तो इंडिया गठबंधन एग्जिट पोल के आंकड़ों को सिरे से खारिज कर रहा है, लेकिन सियासत लगातार जारी है और इस मसले पर हम आज विस्तार से बात भी करेंगे कि आखिर जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसको लेकर किसकी बन रही है इस बार की सरकार। इसके अलावा भी दिखाएंगे आपको देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने देश में जारी भीषण गर्मी और मानसून के शुरू होने से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। आग की घटनाओं को रोकने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री ने चक्रवात रेबल के प्रभाव की भी समीक्षा की। एग्जिट पोल के नतीजों पर गरमाई सियासत। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के अनुमान पर बिफरा इंडिया गठबंधन। आंकड़ों को बताया फर्जी। भाजपा और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने निर्वाचन आयोग से की मुलाकात। भाजपा ने मतगणना और परिणामों की घोषणा के दौरान चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने का किया अनुरोध। वहीं इंडिया प्रतिनिधिमंडल ने पोस्टल बैलेट की गिनती के मुद्दे पर की बात। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा का दमदार प्रदर्शन। 46 सीट जीतकर हासिल किया 2/3 बहुमत। वहीं 1 सीट पर सिमटी कांग्रेस। पेमा खांडू ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। प्रधानमंत्री ने प्रचंड जीत पर राज्य की जनता का जताया आभार। सिक्किम में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने किया क्लीन स्वीप। 31 सीट पर किया कब्जा। एसडीएफ की झोली में आई 1 सीट। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को दी बधाई। शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर। लोकसभा चुनाव प्रचार तक के लिए दी गई थी उन्हें मोहलत। सतहत्तरवें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन ने सदस्य देशों के 300 प्रस्तावों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय 2005 के संशोधनों को अपनाया। भारत ने कहा सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए सभी विषय से प्रेरित होकर किया काम। आप देख रहे हैं तभी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जारी भीषण गर्मी और मानसून के शुरू होने से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक की आज अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई है कि आईएमडी के पूर्वानुमानों के अनुसार राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है। इस वर्ष देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सामान्य और सामान्य से अधिक तथा प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि आग की घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए नियमित आधार पर उचित अभ्यास किया जाना चाहिए। अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की अग्नि सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा की समीक्षा नियमित रूप से की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जंगलों में अग्नि रेखा के रखरखाव और बायोमास के फलदायी उपयोग के लिए नियमित अभ्यास की योजना बनाई जानी चाहिए।
प्रधानमंत्री को जंगल की आग की समय पर पहचान और उसके प्रबंधन में वन अग्नि पोर्टल की उपयोगिता के बारे में भी बताया गया। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव, एनडीआरएफ के महानिदेशक और एनडीएमए के सदस्य सचिव के साथ साथ पीएमओ और संबंधित मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चक्रवात रेबल के प्रभाव की समीक्षा भी की है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को प्रभावित राज्यों पर चक्रवात के प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में भूस्खलन और बाढ़ के कारण कोई जान माल की हानि और घरों तथा संपत्तियों को हुए नुकसान के बारे में भी चर्चा की गई। आवश्यकता अनुसार एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। टीमों ने लोगों को सुरक्षित निकालने, एयरलिफ्टिंग करने और सड़क साफ करने के अभियान को चलाया है। बैठक के दौरान यह बताया गया कि गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ नियमित संपर्क में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार चक्रवात से प्रभावित राज्य को पूरा सहयोग देने जारी रखेगी। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय को स्थिति पर नजर रखने और स्थिति की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया ताकि पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव, एनडीआरएफ के महानिदेशक और एनडीएमए के सदस्य सचिव के साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय और संबंधित मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जारी हुए एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार की बड़ी जीत की भविष्यवाणी की है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ब्लॉक पर निशाना साधा है और कहा है कि इंडिया गठबंधन मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने में पूरी तरीके से विफल रहा है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद आए कई एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडी गठबंधन बहुमत के आंकड़े से कोसों दूर है। इन सर्वेक्षणों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालने जा रहे हैं। इन सर्वेक्षणों में सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए के तमिलनाडु और केरल में अपना खाता खोलने और कर्नाटक में फिर से एक तरफा जीत हासिल करने का अनुमान जताया गया है। आइए अब बात करते हैं अहम एग्जिट पोल के आंकड़ों की। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार एनडीए को 361 से 401 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडी ब्लॉक को 131 से 166 सीटें मिलने की उम्मीद है। अन्य को 8 से 20 सीटें मिल सकती हैं। सी वोटर के एग्जिट पोल की बात करें तो इसके अनुसार इस बार एनडीए को 353 से 383 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडी ब्लॉक को 152 से 182 सीटें मिलने की उम्मीद है और अन्य को 4 से 12 सीटें मिल सकती हैं। वहीं टुडेज चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 385 से 415 सीटें, इंडी ब्लॉक को 96 से 118 सीटें और अन्य को 27 से 45 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। जन की बात के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार एनडीए को 362 से 392 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडी ब्लॉक को 141 से 161 सीटें मिलने की उम्मीद है और अन्य को 10 से 20 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल की बात करें तो इसके अनुसार इस बार एनडीए को 371 से 401 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडी ब्लॉक को 109 से 139 सीटें मिलने की उम्मीद है और अन्य को 28 से 38 सीटें मिल सकती हैं। पीएम मोदी ने 7वें और अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद विश्वास जताया कि लोगों ने राज्य की सरकार को फिर से चुनने के लिए रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अवसरवादी इंडी गठबंधन मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहा, जिन्होंने उनके प्रतिगामी राजनीति को खारिज कर दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि इंडी गठबंधन कम से कम 295 सीटें जीत रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इंडी गठबंधन के 295 सीटें जीतने के दावे पर कटाक्ष किया। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे, ये
हमने आकलन किया। उनको 2-3 दिन कह लेने दो ना, इसके बाद क्या कहेंगे मैं बता देता हूँ। ईवीएम में गड़बड़ हो गई। भारतीय जनता पार्टी एनडीए मिला के 400 पार और अकेले बीजेपी 370। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि 4 तारीख को परिणामों में एनडीए गठबंधन 400 पार हो जाएगा। एग्जिट पोल पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हम 295 सीट जीतेंगे। पोल में डिफरेंट सर्वे रिपोर्ट शोज द डिफरेंट रिजल्ट्स, लेकिन एक बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 360 के आसपास सभी दिखा रहे हैं। हमने पहले से माननीय मोदी जी की कैंपेन, मोदी जी की गारंटी के ऊपर एनडीए अलायंस को 400 पार करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का लोगों का वादा था, लोगों का नारा था। तो मुझे एग्जिट पोल के दिख रहा है कि दिस इज द एग्जिट पोल विच शोज 360, लेकिन एग्जैक्ट पोल जब 4 तारीख को सुबह आएंगे तो शाम तक एनडीए अलायंस 400 पार हो जाएंगे। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। एग्जिट पोल पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि 4 जून को मतगणना होगी। पूरे देश में एनडीए 400 पार करेगा। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि इंडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के खाते में 303 सीटें थीं। एनडीए ने 353 सीटें हासिल की थीं। वहीं कांग्रेस को केवल 52 सीटों पर जीत हासिल हो सकी थी। एग्जिट पोल सही साबित हुई तो बीजेपी 2019 वाली जीत दोहरा सकती है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश से सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए उनके विवादित पोस्ट पर कड़ा रुख अपनाया है। भारत के चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश से उनके इस आरोप के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर मतगणना से कुछ दिन पहले 150 जिलाधिकारियों को फोन कर उन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था। आयोग ने कहा है कि आज तक किसी भी जिला मजिस्ट्रेट ने किसी भी अनुचित प्रभाव का अनुभव करने की सूचना नहीं दी है। आयोग ने कहा कि मतगणना की प्रक्रिया प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर का एक पवित्र कर्तव्य है और एक वरिष्ठ जिम्मेदार और अनुभवी नेता द्वारा इस तरह के सार्वजनिक बयान संदेह पैदा करते हैं। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग आज पहुंचा और आयोग से उसने मुलाकात की। बीजेपी ने आयोग के सामने 4 मांग रखी हैं। निर्वाचन सदन के बाहर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनके इसके बारे में जानकारी भी साझा की। भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल निर्वाचन आयोग और उनके कमिश्नर्स को मिला और हमने 4 मांगे इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की हैं। सभी अधिकारी जो काउंटिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं उनको पूरी तरीके से काउंटिंग प्रोसेस की जानकारियां दें, उनकी ट्रेनिंग अच्छी तरीके से की जाए। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। इसमें कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंह भी, सलमान खुर्शीद, डीएमके की तरफ से टीआर बालू, वाम दल की तरफ से सीताराम येचुरी, डी राजा भी शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल की तरफ से आयोग के सामने पोस्टल बैलेट की गिनती, ईवीएम काउंटिंग, परिणाम की अंतिम घोषणा से जुड़े मुद्दे रखे गए। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आज के इन्हीं तमाम राजनीतिक गहमा गहमी के मसलों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे किस प्रकार से एग्जिट पोल को लेकर, और कहा जाए जो मतगणना होनी उससे पहले गहमा गहमी राजनीतिक दलों में देखी जा रही है। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, एग्जिट पोल आंकड़ों पर सियासी तकरार। लगातार सियासी तकरार अभी हमको देखने को मिली है, और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। हर्षद शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ में युवराज पोखरना जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार क्या राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ भाजपा से हमारे साथ में धनंजय गिरी जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी और आप दोनों तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं हर्षद शर्मा जी आपसे ही, क्योंकि जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, जो अनुमान आ रहे हैं, जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, वो सीधे तौर पे आपके 295 के उस दावे को खारिज कर रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये जो एग्जिट पोल है ये एग्जैक्ट पोल तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। तो मैं आपको बता दूं कि इस एग्जिट पोल की विश्वसनीयता क्या है। ये सरकारी पोल है, जैसा खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस वार्ता में भी कहा, ये सरकारी एग्जिट पोल है। और हमने जो एग्जिट पोल आज बताया 295 का जो आंकड़ा बताया है वो जनता का एग्जिट पोल है। मैं आपको इस एग्जिट पोल की कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। एक्सिस माई इंडिया की मैं बात करता हूँ। हिमाचल में कुल 4 सीटें हैं। एक्सिस माई इंडिया ने हिमाचल में बीजेपी को 6 से 8 सीटें दी है। हरियाणा में कुल टोटल 10 सीटें हैं। एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को 16 से 19 सीटें दी हैं, इंडिया को 2 से 4 सीटें दी है। एलजेपी जो बिहार में 5 सीटों पर लड़ रही है, उसको 4 से 6 सीटें ये दे रहे हैं। तो इसकी विश्वसनीयता क्या है, ये किस तरीके से एग्जिट पोल लिया गया है। कल अंतिम चरण की वोटिंग हुई, 57 सीटों पर वोटिंग हुई। उसका 57 सीटों का एग्जिट पोल भी हो गया, लोगों से बात भी हो गई, उसका एनालिसिस भी हो गया, उसके ग्राफिक्स भी बन गए और वो अपलोड भी हो गए। तो इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। मैं थोड़ा सा इतिहास आपको याद दिला देता हूं। 2019 चलिए सर, इतिहास पे हम आएंगे, लेकिन आपने अभी मौजूदा समय के एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है, ये बड़ी बात है। और आप कह रहे हैं आपका 295 वाला वैलिड है। धनंजय जी वो कह रहे हैं कि साहब विश्वसनीयता नहीं है और ये सरकारी है। सरकारी से मतलब सरकारी एजेंसी नहीं, सरकार ने कराया है, क्योंकि सरकारी एजेंसी के तौर पर अगर देखा जाए तो हम दूरदर्शन है, लेकिन हमने कोई एग्जिट पोल किया नहीं है। हम ये बात भी स्पष्ट कर देते हैं। धनंजय जी क्या कहेंगे इस आरोप पर? फरवरी 1967 को डच विद्यार्थी और डच विधायी चुनाव में वहां के सोशल और पॉलिटिशियन जो थे, उनका नाम था मार्केल वैन डैम, उन्होंने पहली बार सर्वे किया और पहली तब से सर्वे को ऑथेंटिकेट किया गया, माना गया कि हाँ इसकी भी स्टडी की जा सकती है। 1940 से ये शुरू हुआ था। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में, रूस के राष्ट्रपति चुनाव में एग्जिट पोल ने पोलस्टार पब्लिक ने 87% वोट मिलने का अनुमान किया था पुतिन को, जिससे 87.8% मिला। 2022 में फ्रांस में 58% का एमन मैक्रोन को था, लगभग सही निकला। अब हम कह रहे अब भारत में आते हैं 2014-2019 के परिणाम जो एग्जिट पोल हुए, उसमें हमें कम ही सीट दी गई और हम उससे ज्यादा सीटें लेकर के आए। देखिए, जनता के बीच में जाकर के, जनता के साथ काम करके, और आपके सैंपल साइज अलग अलग लोगों का सही हो सकता है, अनुमान में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, हम उसकी दावेदारी नहीं कर रहे, लेकिन हम इस बात की तस्दीक आपको कर रहे हैं कि अगर हमने कहा था कि अब की बार 400 पार, तो ये जनता के कदमों में सर झुकाकर कहा था, जनता के बीच में रह करके कहा था, जनता के द्वारा किए गए कामों के लेकर के कहा था। कोई उस समय 40 पार का दावा भी नहीं कर पाया। जब ये सारे एग्जिट पोल आ गए, तब आपने एक बैठक की आनंद फानन में और कहा कि हम 295 आएंगे। ये तो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है कि आप अचानक बैठते हैं और कहते हैं कि हमें इतना आना चाहिए। क्या आपके पास क्या डाटा है? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार करे तो हमारे पास हर बूथ पर शक्ति केंद्र है, हर बूथ पर 10 यूथ खड़ा है हमारा, हमारे हर बूथ से हमारे पास फीडबैक है। हमारा सबसे बड़ा, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, हम 20 करोड़ मेंबर है हमारे। और हम जब लगातार कह रहे हैं 400 पार, तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो आपने अभी सर्वे एजेंसियां डाटा दे रही हैं, हम उससे कहीं बेहतर करेंगे। क्यों बेहतर करेंगे? ठीक है, आपके और बेहतर मतलब 400 पार के आगे जाने की आप बात करें। मैं आता हूं आपके पास में, युवराज जी हमारे साथ जुड़े हुए। युवराज जी, आपको लगता है कि कांग्रेस के द्वारा सीधे तौर पे खारिज कर देना, एक एजेंसी नहीं दर्जनों एजेंसी हैं जिन्होंने किया, और सबका अगर एक औसत भी निकाला जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए कंफर्टेबल तरीके से सरकार बनाता दिख रहा है,
और ये बहुत एक साइंटिफिक तरीके से सैंपलिंग होती है, उसका एक तरीका होता है, मेथोडोलॉजी होती है और पूरा देश भर में सैंपलिंग होती है। आपको लगता है कि इसको सिरे से खारिज कर देना ये थोड़ा सा जल्दबाजी है? सिंह साहब, मैं एक छोटे से उदाहरण से इस कहानी को समअप करना चाहूँगा। चर्चा के पूर्व हर्षद भाई से मेरी बात हो रही थी। व्यक्तिगत तौर पे सुलझे हुए विद्वान और युवा ऊर्जावान पुरुष हैं, लेकिन जब कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस का पिछले 10 वर्षों का चरित्र आप देखिए कि जब जनता ने बीजेपी को वोट किया तो उन्होंने जनता को खारिज कर दिया। जब मीडिया ने सच का साथ लिया इंडिपेंडेंट होकर स्वतः, तो मीडिया को गोदी मीडिया बोल दिया। जब एग्जिट पोल अगर बीजेपी के पक्ष में आ रहे तो उसको खारिज कर दिया। ये कोई नई बात आज की है नहीं। और तो और इनके सबसे बड़े नेता जो भारत जोड़ने निकले थे, राहुल गांधी जी, जब उनको अमेठी से मार भगाया जनता ने, इलेक्टोरल तौर पे, फिजिकली नहीं, तो साउथ में जाके ये बयान देते हैं वो कि नॉर्थ की जनता को समझ नहीं आता, साउथ वाले ज्यादा समझ है। तो ये खट्टे अंगूर की कहानी हो गई। आखिरी 10 सेकंड लेके मैं बोलना चाहूंगा, मोदी जी के गुजरात दंगों के आक्षेप से लेके आप ईडी देखें, CAA देखें, 370 देखें, ट्रिपल तलाक देखें, राम मंदिर देखें, कोई भी डिसीजन आप देख लीजिए, क्या कभी इन्होंने हस्ते से स्वीकृति दी है? हर बार सुप्रीम कोर्ट में गए, हर बार मुंह के बल गिरे, लेकिन ये मानते नहीं है। उसका क्या किया जाए, कोई इलाज नहीं है। सोते हुए को आप उठा सकते हैं भाई साहब जी, सोने का ढोंग करते हो उसको आप नहीं उठा सकते। ठीक है हर्षद जी, क्योंकि आप सोने का ढोंग कर रहे हैं और आप जान के नहीं देखना चाह रहे हैं, क्योंकि आप सारी एजेंसियों पे सवाल खड़े करते रहे, ईडी CBI को लेकर आप तमाम एजेंसियों पे बात करते रहे, लेकिन अब आप मीडिया के माध्यम से जो इंडिपेंडेंटली काम किया जा रहा है और सभी को आप खारिज कर रहे हैं। मतलब ये तो एक तरीके से हो गया ना कि आप पूरी इंडस्ट्री को ये कह रहे हैं कि साहब आप काम ही नहीं कर रहे हैं, आप तो सरकार का माउथपीस बन गए। तो ये तो गलत है ना, आपके मन माफिक अगर नंबर नहीं आए तो। देखिए क्यों खारिज कर रहे हैं इस पर कभी बहस नहीं होगी जी। युवराज जी मुझे बताएं, एक्सिस माई इंडिया ने बताया कि नहीं बताया कि हरियाणा में 10 सीटें और एनडीए को 16 से 19 सीट मिल रही है? ये ब्लंडर नहीं है। देखिए युवराज जी बात सुनिए, मैं बता दूंगा। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया कि हर चीज में सुप्रीम कोर्ट चले गए। ऋषि बागरी का ट्वीट हमने भी पढ़ा है, ये ऋषि बागरी का ट्वीट है, तो किस चीज के खिलाफ हम चले गए बताइए? तो अगर जनता हमें चाहती है कि हम कोई बात कोर्ट में लड़ें तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? देखिए सरकार को, सरकारी पत्रकारों को और उनके दोस्तों को समस्या क्या है? उनको समस्या है कि जिसको परमात्मा ने भेजा है, जो बायोलॉजिकल सन नहीं है इस भूमि पर, उसके खिलाफ कोई बोले ना, उसके खिलाफ विपक्ष लड़े ना, जनता की आवाज विपक्ष उठाए ना, महंगाई पे विपक्ष बोले ना, बेरोजगारी पर विपक्ष बोले ना, पकौड़े तलो एक न्यूज चैनल के स्टूडियो के बाहर प्रधानमंत्री बोले तो उसका क्रिटिसिज्म करे ना। इन्होंने तो उसको भगवान मान लिया प्रधानमंत्री जी को, हम भी मान लें, जनता भी मान ले, प्रश्न हम करें ना, तो फिर विपक्ष का क्या काम रह जाता है? ढोल बजाना रह जाता है प्रधानमंत्री का। आपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हर वो मुद्दा उठाया, हर वो बात रखी जो आपको, आपके गठबंधन को रखनी थी, तो इसमें तो कहीं कोई गुरेज नहीं था। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, क्योंकि आप ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था, उसके बाद वहां से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज तय की थी। क्या अगर नतीजे इंडिया गठबंधन कांग्रेस के मन माफिक नहीं आएंगे तो क्या आप ईवीएम को लेकर फिर सवाल तो नहीं खड़ा करेंगे? हर्षद जी। भाई साहब ईवीएम को लेकर सवाल क्यों ना खड़े करे जाएं, सबसे पहले ये बात बताइए मुझे। अच्छा मुझे बताइए 2009 के चुनाव में आपके यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा, मैं अभी आपको आपके चैनल को मैं लिंक भेज देता हूँ, आप इस डिबेट के साथ उसको चलाइएगा। आडवाणी जी ने 2009 में ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया। इनके एक प्रवक्ता हैं जीवीएल नरसिम्हा, उन्होंने किताब लिख डाली कि ईवीएम से किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है। तो ये करें तो कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप, अब कोई और सवाल ना उठा दे। राहुल गांधी जी चुनाव हार गए जी, वाजपेयी जी एक ही लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव हारे। तो वाजपेयी जी का हम भी सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करेंगे ना, आपने भी कहा इस बात। बिल्कुल करते हैं। हाँ, तो उन्होंने तो ईवीएम की बात खत्म कर दी ना। देखिए मैं क्या कह रहा हूं जी, मेरे मित्र युवराज भाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चलेगा ईवीएम को लेकर। भाई साहब इस देश में एक पक्ष है, एक विपक्ष है, इसके अलावा एक सिविल सोसाइटी भी है, इंडिपेंडेंट एडवोकेट्स भी हैं। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, किसी को डाउट है, तो आप तो इंटरनेशनल लीडर हैं, आपकी पॉपुलैरिटी का कोई तोड़ ही नहीं है, इंदिरा जी से ज्यादा पॉपुलर आप हैं, तो आप करवा लीजिए, बैलेट से चुनाव करा लीजिए। ठीक है, लेकिन अब ये जो चीज है उसको आप दोबारा से ओपन करने की बात करें। धनंजय जी वो कह रहे हैं कि साहब ऐसा नहीं है कि हम ईवीएम पे सवाल खड़ा नहीं करेंगे, आपको एक कदम वो आगे बढ़ के मुद्दा दे रहे हैं। धनंजय जी देखिए, कांग्रेस का कुछ चीजों पर बोलना सुहाता नहीं। जैसे कांग्रेस अगर लोकतंत्र में बात करे, कांग्रेस ने लोक लज्जा भी नहीं छोड़ी, लोकतंत्र की क्या बात करे। और इस देश के प्रधानमंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग करने का, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करने का हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम से वर्डिक्ट आया, श्रीमती सोनिया गांधी का चुनाव खारिज हुआ। तो कांग्रेस का संवैधानिक संस्थाओं में कभी आस्था रही नहीं।
दूसरे समय वो बात करते हैं एजेंसीज की। एक समय था कि पत्रकार तय करते थे कि मंत्री कौन बनेगा, और आज ये लोग गोदी मीडिया कहते हैं। दूसरी बात आप देखिए, कांग्रेस के पीरियड में आप इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस भी आज लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देती है। जो उसने संविधान के प्रियम्बुल को बदल डाला, जिसमें चेंज नहीं हो सकता था, उसको बदलने वाली कांग्रेस भी आज संविधान की दुहाई देती है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नेता के रूप में विश्व में रैंकिंग पीडब्ल्यू रिसर्च ने निकाला है। भारत में 10 में 8 लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, जापान में 48% लोग, केन्या में 60% लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, इजराइल में 41%। धनंजय जी वो ये कह रहे हैं कि मैं आप ही का सवाल लेके जा रहा हूँ। 31% वोट मिलते हैं। हर्षद जी मैं आप ही का सवाल लेके जा रहा हूँ। 57% वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि ईवीएम भी कहीं ना कहीं आपके ही हक में जा रही है। सिंह साहब देखिए, पहले तो ये इसको मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये गलत बात है कि मैं उनके बीच में कभी नहीं बोला, लगातार गलत बात ठीक है। मैं हर्षद जी को कहता हूं कि कृपया अपनी बारी में बोले। कुछ तो लोक लज्जा रखनी जाए। कांग्रेसी कल्चर जरूरी नहीं कि हर जगह दिखा दिया जाए। जी धनंजय, दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर वो कह रहे तो कि कर्नाटक में ईवीएम ने ठीक काम कर दिया था, चुनाव ने ठीक काम कर दिया था, हिमाचल में ईवीएम और चुनाव ठीक था, तमिलनाडु में ठीक था, केरल में ठीक था, बंगाल में ठीक था। आप सेलेक्टिव अप्रोच जब करते हैं तब देश की जनता कहते हैं कि मुनाफत और मक्कारी है ये। आप जब कहते हैं कि भाई हम जीत गए तो सब ठीक है और हम हार गए तो सब ठीक खराब है, भाई पूरी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिजीविसा देखिए, उनका मेहनत देखिए, वो जितनी रैलियां की, जितनी सभाएं की और जिस ढंग से नेशन का विकास किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब सरकार छोड़ी थी तो 10वीं अर्थव्यवस्था थी। हम 10 साल में 5वीं अर्थव्यवस्था को लेकर आए। 10 साल में 60 सालों में 74 एयरपोर्ट बने थे, हम 10 साल में 75 एयरपोर्ट लेकर गए। 12 करोड़ किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ टॉयलेट, 4 करोड़ गरीबों के घर, 30 लाख करोड़ की डीबीटी। आप हमारे काम की श्रृंखला देखिए। ठीक है, काम की जो बात आप कह रहे हैं धनंजय जी, तो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर मोदी जी पहुंचे थे और अपनी गारंटी भी उन्होंने कही थी। युवराज जी, आपको लगता है कि शायद एक बड़ा विभेद इन 10 सालों में जो खड़ा हुआ है राजनीतिक विमर्श को लेकर, वो भी शायद 24 में साफ तौर पर नतीजों में दिखाई पड़ेगा और शायद उसकी संकेत एग्जिट पोल में दिखाई पड़ रहा है? किस तरह से आप पढ़ते हैं इसको? सिंह साहब, अंग्रेजी में एक फ्रेज है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रचलित है, ब्लैक स्वॉन इवेंट। तो नरेंद्र मोदी का आगमन भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में एक ब्लैक स्वॉन इवेंट था, क्योंकि इसके पहले जाति पाति की राजनीति हुआ करती थी, हिंदुओं को, समाज को बांटा जाता था। और इस समाज में सभी नंगे हैं। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, किसी को बदनाम नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में क्या कार्य किया? एक वोट बैंक बनाया, जिसे हिंदी में कहा जाएगा लाभार्थी, लाभार्थियों का वोट बैंक। और अब 10 वर्ष के बाद उन्होंने 4 जातियां दे दी, गरीब, युवा, किसान, महिला। अब भाजपा का आने वाला डिस्कोर्स ये एक वोट बैंक और ये 4 जातियों पे होगा। अब इस चीज को कांग्रेस अपना ले, सपा या इंडी गठबंधन के अन्य साथी अपना ले, तो ये उनके हित में होगा। और ये बात मैं एक नागरिक होने के नाते कह रहा हूं। मैं चाहता हूं इस देश में अच्छा विपक्ष हो, ये नहीं कि लॉपसाइडेड इलेक्शन हो, 400 पार, 500 पार, इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि इलेक्शन अच्छे हों, लेकिन कांग्रेस शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर जो है वो रेत में डाल के बैठी है। तकलीफ यहाँ आ रही है। ठीक है हर्षद जी, क्योंकि देखिए आपने कहा कि बाकी एजेंसीज का आपने एग्जिट पोल खारिज कर दिया, आपने कहा कि आपने अपना खुद से, इंडिया गठबंधन ने 295 का बेंचमार्क तय किया या उससे आगे जाते हुए, ऐसे ही एनडीए गठबंधन भी अपना तय कर रहा है, उन्होंने भी अपने काम किया, वो भी तो कह रहे हैं कि साहब हम 400 के पार जा रहे हैं नतीजों से पहले और सारे मतदान के बाद में। तो उनके दावे भी हैं, आपके दावे भी हैं, तो आप सीधे तरीके से खारिज कैसे कर सकते हैं? उनका दावा मैच कर रहा है एग्जिट पोल से। देखिए, हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, आप ही बताइए अंदाजे गुफ्तगू क्या है। हरियाणा में 2019 का चुनाव हुआ था, अब की बार 75 पार 40 सीट लेके आए। बंगाल में अब की बार 130 पार आधी सीटें लेके आए। तो इनकी क्या विश्वसनीयता है? ईवीएम तो विश्वसनीय है। सुनिए ना, ईवीएम तो विश्वसनीय है। उन्हें भी इंटरप्ट नहीं किया, आंख बंद कर रहा था तो ऐसा लग रहा था भाजपा के 2 प्रवक्ता बोल रहे हैं यहाँ पर। नहीं, ये आप नहीं जनता को भाजपा का प्रवक्ता मानना चाहता है तो सोचिए, कोई बात नहीं, जनता की आवाज को भाजपा का प्रवक्ता माना जा रहा है। इसका सबूत ये है, इसका जवाब मैं दूंगा। नहीं, आपने कह दिया, नरेंद्र मोदी ने उसका नाम इंडिया, आपने ये कह दिया, आपने ये कह दिया। नहीं हर्षद जी, आप साइड खड़े हैं और मीडिया से लड़ाई करना और सीधे आरोप लगाना ये आपको आसान हो गया। आपने कह दिया तो पहले मीडिया बनना पड़ेगा, बिल्कुल उसके बाद हम उससे लड़ाई लड़ना है कि नहीं। मैं भाषा पर आ जाता हूं। धनंजय गिरी जी हर डिबेट में मेरे सामने होते हैं। चलिए सर, आपको इंटरप्ट करना है मुझे, आप करिए। नहीं करिए सर, नहीं सर, मैंने आप पर नहीं करा, मैंने युवराज जी को बोला है, मैंने युवराज जी को बोला और मैं खुले मन से कह रहा हूं, मैंने युवराज जी को कहा। चलिए आप उनको दीजिए, आपकी मजबूरी होगी। युवराज जी, हर्षद जी अपनी बात खत्म। जी, अब मैं आ जाता हूं भाषा पर।
देखिए धनंजय गिरी जी मेरे साथ कई बहसों में रहते हैं, पता नहीं क्यों वापस उसी बात को लेकर आ जाते हैं। भाषा पर वो व्यक्ति, वो पार्टी बोलेगी जिसका प्रधानमंत्री, ये देश जो अपनी संस्कृति के लिए, जो अपने संस्कार के लिए विश्व में जाना जाता है, उस पार्टी से जो हमारे प्रधानमंत्री है, जो इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, मेरा भी प्रतिनिधित्व करते हैं, वो मुजरा जैसा शब्द अपनी रैली में बोलते हैं। ये आपकी भाषा है? महिलाएं अचार बेचेगी तो ज्यादा बिकेगा, यह आपकी भाषा है? कांग्रेस की विधवा होना कोई बहुत बुरी बात है? क्या प्रधानमंत्री जी की माताजी विधवा नहीं थी? यह आपकी भाषा है? और कोई आपको कुछ बोल दे तो आप छुई मुई बन जाते हैं कि हमें ऐसा कैसे बोल दिया जी? आप छुई मुई है क्या? आप दूसरों को कुछ भी बोलते रहें, आपको कोई कुछ ना बोले, ये कहां का नियम हुआ? अब मैं एक चीज पर और आ जाता हूं कि धनंजय गिरी जी सवाल उठा रहे थे कि सिलेक्टेड अप्रोच है कि वहां पर ईवीएम हैक क्यों नहीं, जहां पर कांग्रेस जीत रही है, कर्नाटका में, तेलंगाना में, हिमाचल में, बंगाल में, अन्य पार्टियां जीत रही है। हाँ। तो वैसे अब चोर को जहां चोरी करनी है वो वहीं चोरी करेगा, जिसने जहां की उसने रेकी करी है, उसने जहां की रेकी करी है वहीं वो जाके चोरी करेगा। वो क्यों सब जगह चोरी करेगा? एक HDFC बैंक सामने है, IDBI बैंक सामने है, आप कह रहे हो कि HDFC में चोरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि IDBI में नहीं हुई, वो भी बैंक सामने था। ये क्या बात हुई भाई? चोर को जहां चोरी करनी होगी वो वहां चोरी करेगा। धनंजय गिरी जी इसका जवाब दीजिए, और इसका जवाब दीजिए इंडिया 10 सीटों पर। धनंजय जी वो कह रहे हैं कि साहब आपने जान के उनको कहीं कहीं जिता दिया, बाकी जगह आप बड़ा जीतना चाहते हैं ईवीएम के सहारे। धनंजय जी देखिए, पूरी प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि सारी उम्र गाली बेही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। एलेट ऑक्टेवियो ह्यूम के बनाई हुई कांग्रेस जो विदेशी संस्कारों से बनी, भारतीय संस्कृति से अगर जुड़ जाती तो फिर क्या कहने थे? भारतीय संस्कृति राम को काल्पनिक बताने वाले, रिडिकेशन ऑफ हिंदू धर्म कहने वाले और उनके साथ खड़े होने वाले, अगर आप कहते हैं कि इस प्रदेश का बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के खान पान तक का ध्यान रखने का मैनिफेस्टो में लिखने वाले, और इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, खासकर मुसलमानों का है कहने वाले, अगर आज हिंदुओं से वोट की अपेक्षा करे, इस देश के बहुसंख्यक समाज से वोट की अपेक्षा करे और कहें कि हमको वोट कैसे नहीं आएगा, हम कैसे नहीं चोरी? अरे चोरी, डाका डाला है आपने इस देश के श्रेय पर, और हमने केस नहीं किया। नेशनल हेराल्ड 5,000 करोड़ के केस में, 50 लाख में गटकने के केस में आदरणीय सोनिया गांधी और परम आदरणीय राहुल गांधी दोनों बेल पर, जमानत पर चल रहे हैं। तो डाका कहां डालना है तो कांग्रेस को अच्छे से पता है। दूसरी बात, कांग्रेस कभी कहां डाका डाली, कितना करप्शन की और कितने लोग इसके जेल में है, कितने बेल पर हैं। और कालनेमी रूपी केजरीवाल जिसने कांग्रेस को कहा महाकरप्ट, वो केजरीवाल भी कल खड़गे जी बोल रहे थे तो पीछे सिमटे हुए थे। वो केजरीवाल जिन्होंने कांग्रेस को कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वो पीछे ही खड़े थे, दुनिया में सबसे माफीनामा मांगने वाले। और 5 पीढ़ियों से कांग्रेस एक परिवार के कब्जे में है। ये लोकतंत्र क्या, लोक लज्जा ठीक है? आप दोनों ही बड़े दलों के एक दूसरे पे आरोप को लेकर जनता ईवीएम में अपना फैसला दे चुकी है। युवराज जी एक फाइनल कमेंट छोटा सा आपसे, आपको लगता है कि एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट पोल की ओर संकेत दे रहा है? सर जवाब भी दे दूं मैं। सिंह साहब मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि मार्केट में 11 अलग एग्जिट पोल है जिन्होंने भाजपा का समर्थन किया है, एक बात। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में एक अपना लाभार्थी का वोट बैंक बनाया है, एक साइलेंट अंडर करंट है। और दूसरी बात, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित वोट परसेंटेज साहब 2019 से 24 के बीच में 7 करोड़ वोटर भारत में बढ़े हैं, और महिलाओं का वोट और युवाओं का वोट सशक्त होकर, प्रबल होकर आगे आ रहा है। तो हमको कहीं ना कहीं इस चीज को मानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन किसके हिस्से में जाएगी सरकार की चाबी, ये देखना दिलचस्प होगा। 4 तारीख को हम सबको इंतजार रहेगा। फिलहाल वक्त अनुमति नहीं दे रहा, हर्षद जी भी बहुत मौका मिलेगा 4 तारीख तक। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, खबरों का सफर जारी रहेगा। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, MDH कश्मीरी। MDH Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH।
और 4 जून को होने वाली मतगणना से पहले आज अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती हुई, जिसमें भाजपा सरकार की जबरदस्त बहुमत के साथ वापसी हुई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू सरकार के पक्ष में जनता ने जबरदस्त तरीके से समर्थन जताया है। 60 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा के हिस्से में 40 सीटों आई हैं। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया है। विधानसभा की सभी 60 सीटों पर रविवार को मतगणना पूरी हो गई। राज्य में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए 2/3 बहुमत प्राप्त किया। भाजपा ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और पार्टी राज्य में महज 1 सीट ही जीत सकी है। राज्य में भाजपा 46 सीटों पर, एनपीपी 5, एनसीपी 3, पीपीए 2, कांग्रेस 1 और निर्दलीय 3 सीटों पर विजयी रहे हैं। असेंबली इलेक्शंस जो रिजल्ट्स हमने डिक्लेयर किए उसमें 46 भारतीय जनता पार्टी को, 5 उसमें से नेशनल पीपल्स पार्टी, 3 नेशनल कांग्रेस पार्टी, 2 सीट्स पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल और 1 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और बाकी जो 3 हैं उनमें वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिली। और 60 में से सारे 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिजल्ट हम लोगों ने डिक्लेयर किए। किसी भी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेट में देखी नहीं गई है। सभी जगह पे शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से काउंटिंग की गई और कोई भी विक्ट्री प्रोसेशंस को हमने अलाउ नहीं किया था। इसलिए हर जगह पर हमें बिना किसी अवरोध के, बिना किसी भय और पक्षपात के हम लोगों के यहाँ पर काउंटिंग संपन्न हुई है और हम अपेक्षा करते हैं कि 4 जून को भी इसी तरीके के वातावरण में शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी काउंटिंग को समाप्त करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा को मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जीत का श्रेय राज्य की जनता के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के विकास के लिए जो काम किए हैं, यह जीत उसी का रिफ्लेक्शन है। भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकॉर्ड खड़ा किया है। पिछले 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीट से हम लोग विजेता हुआ था। इस बार 2024 के इलेक्शन में 46 वोट से भारतीय जनता पार्टी का विजेता हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं अरुणाचल प्रदेश के जितनी भी हमारा जनता है उन सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद एक्सप्रेस करते हैं अपना पार्टी के ओर से। और साथ साथ में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अपना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। पार्टी और अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो डेवलपमेंट पिछले 8-10 सालों में अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ये उसी का ही एक रिफ्लेक्शन है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि धन्यवाद अरुणाचल प्रदेश। इस अद्भुत राज्य की जनता ने विकास की राजनीति को स्पष्ट जनादेश दिया है। एक बार फिर भाजपा पर विश्वास जताने के लिए आभार। हमारी पार्टी राज्य के लिए और भी अधिक मजबूती से काम करती रहेगी। मैं चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं कि वह कैसे पूरे राज्य में गए और लोगों से जुड़े। ईटानगर से दिनेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं सिक्किम में भी आज विधानसभा की सभी 32 सीटों पर मतगणना हुई। सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने क्लीन स्वीप करते हुए 31 सीटों पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही एसडीएफ की झोली में भी 1 सीट आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए सीएम प्रेम सिंह तमांग को बधाई दी है। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है कि सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए सीएम प्रेम सिंह तमांग को बधाई। मैं आने वाले समय में सिक्किम की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं। मैं विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। मैं अपने कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना करता हूं। हमारी पार्टी सिक्किम के विकास और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहेगी।
और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में वैसे तो सभी दलों और नेताओं ने अपनी ताकत झोंकी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार अभियान बेहद धुआंधार देखने को रहा है। प्रधानमंत्री ने लगभग 75 दिनों में 200 से अधिक चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों और रोड शो में भारी जनसैलाब भी लगातार देखने को मिलता रहा। पिछहत्तर दिन 200 से ज्यादा चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सेदारी और इनकी बराबरी तो छोड़िए, दूर दूर तक कोई पक्ष और विपक्ष का नेता भी आसपास नहीं। भीषण गर्मी के बीच एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा के साथ ही एक दिन में औसतन 3 से 4 जनसभाएं, वो भी बिना थके और बिना थमे। ये संभव हो पाया उस दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से जो भारत को ऐसे मुकाम पर ले जाने को तत्पर हैं जिसके छत्र के नीचे दुनिया के तमाम देश आ सकें। भारत आज जब नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया देख रही है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ये आपका वोट जिसने मोदी को मजबूत बनाया और मोदी की मजबूत सरकार ने दुनिया में भारत का झंडा फहरा दिया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पीएम मोदी ने दक्षिण भारत के 5 राज्यों में जनसभाओं को संबोधित किया। मिशन साउथ के तहत पीएम मोदी ने हर इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वो वहां भी पहुंचे जहां पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उन्होंने दक्षिण भारत में कुल 32 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और वहां की सांस्कृतिक अस्मिता को जागृत करने के साथ ही जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कच्चा तीवू द्वीप का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया, जिसे कांग्रेस की सरकार ने श्रीलंका को दे दिया था। मिशन साउथ के तहत पीएम मोदी ने भाजपा की टीम के साथ साथ भगवा लहराने का पुख्ता बंदोबस्त तो किया ही, साथ ही पश्चिम से लेकर पूरब और उत्तर से पूर्वोत्तर तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धमक देखी गई। उन्होंने प्रत्येक जनसभा में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सबसे ज्यादा पीएम कांग्रेस के विरासत टैक्स वाले बयान पर बिफरे। कांग्रेस ने ऐसी घोषणा की है कि अब आप अपना खेत, खलियान, घर, दुकान जो आपकी मेहनत से बना है, जिसके मालिक आप हैं, अब आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस का कहना है, शाहजादे के गुरु कह रहे हैं
कि अब उसमें से आधे से अधिक कांग्रेस सत्ता में आई तो वो उसको हड़प लेंगे। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने दो टूक लहजे में जवाब दिया और कहा कि उनके रहते कोई भी इसमें सेंधमारी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर ओबीसी कोटे का आरक्षण मुसलमानों को नहीं देने देंगे। जब तक मोदी जिंदा है मैं एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो या कश्मीर में धारा 370 को खत्म करना, पीएम ने विरासत से विकास के मंत्र को अपने संबोधनों में प्रमुखता दी। इस चुनाव में पीएम मोदी ने 2019 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। 5 साल पहले 68 दिनों में उन्होंने 145 जनसभाओं को संबोधित किया था। इस बार राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए 76 दिनों का वक्त मिला था। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियां की। जिन प्रमुख राज्यों में उन्होंने सबसे अधिक रोड शो और रैलियां की, उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और ओडिशा शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सुप्रीम कोर्ट से 21 दिनों के लिए चुनाव प्रचार के लिए मिली जमानत के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। जेल में सरेंडर करने के बाद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 5 जून को ही अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर भी फैसला सामने आएगा। भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरेंडर के घटनाक्रम को एक तमाशा करार दिया है। भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल द्वारा सरेंडर से पहले की गतिविधियों को सर्कस बताया, तो वहीं भाजपा नेता हरीश खुराना ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए इसे केजरीवाल की नौटंकी करार दिया। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। शराब घोटाले में अंतरिम जमानत पर बाहर निकले केजरीवाल को 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद केजरीवाल पार्टी कार्यालय गए। पार्टी कार्यालय के बाद केजरीवाल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर गए और अंत में तिहाड़ जेल में जाकर सरेंडर कर दिया। उनके अंदर रहने से दिल्ली वाले खुश रहेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है वो दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है। और वो जेल जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं कि उन्होंने शराब की
नीति में पैसे खाए हैं, दलाली खाई है। ये अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं कि अपने आप को ग्लोरीफाई दिखाना कि हम तो भ्रष्टाचार के आरोप में बंद हैं, लेकिन हमें गर्व है और देश को आज मालूम है कि आप जो जेल के अंदर हैं वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, शराब घोटाले के अंदर जो आपने भ्रष्टाचार किया है उसमें आपको जेल हुई है, उसमें आप आरोपित हैं। इससे पहले शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की और किसी भी तरह की राहत देने से इनकार किया था। केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की मांग की थी और स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की अवधि को 1 सप्ताह बढ़ाने का अनुरोध किया था। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले में दोनों पक्षों को सुनकर फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित कर लिया था। अंतरिम जमानत पर फैसला 5 जून को आएगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को मंजूरी दी थी। दिल्ली से गिरीश निशाना और चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली के एक बड़े इलाके में पानी की समस्या के लिए टैंकर पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। बहुत बड़ी आबादी को दोनों समय पानी नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली सरकार हरियाणा पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन हरियाणा सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि उसकी तरफ से दिल्ली को पानी देने में किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है। एक तरफ दिल्ली की चिलचिलाती और भीषण गर्मी से लोग वैसे ही परेशान थे और ऊपर से दिल्ली में पैदा हुए जल संकट से दिल्ली वासी हलकान हो रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन ये पर्याप्त न होने के कारण पानी के टैंकर को देखकर लोग उस पर झपट पड़ते हैं और सैकड़ों लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच दिल्ली जल बोर्ड ने बड़ी घोषणा की है कि जिन इलाकों में सुबह और शाम पानी की सप्लाई आती है वहां हालात सामान्य होने तक अब सिर्फ एक टाइम ही पानी आएगा। साथ ही लोगों से पानी को बर्बाद नहीं करने की अपील की गई है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए जल बोर्ड की 200 टीमें तैनात की गई हैं, जो अलग अलग इलाकों में घूमेंगी और पानी की बर्बादी पाए जाने पर 2000 रुपए का चालान काटेंगी। अवैध वाटर कनेक्शन भी काटे जाएंगे। कोई पानी नहीं आता यहाँ पर जी, खाली टैंकर आते हैं, वो भी 400 रुपये दो टैंकर आता है, 400 रुपये नहीं दो तो टैंकर नहीं आता। प्राइवेट बोरिंग से पानी लेता हूँ, 5 रुपये 10 रुपये गैलन देते हैं, उसी से गुजारा करता हूँ। समस्या समाधान तो यही है, वो सरकार ही करेगी समस्या समाधान, तो आम पब्लिक के पास क्या है। वादा कर देते हैं, वो वादे की तरह के पैसे रह जाते हैं। भाई साहब पानी नहीं आता यहाँ पे। टैंकरों से अगर पानी इस्तेमाल करते हैं तो हमें दिक्कत होती है। घर के सारे काम छोड़ के हमें पहले टैंकर भरना पड़ता है, ऑफिस में लेट पहुँचना पड़ता है। अब इतना परेशान कर रखा है गर्मियों में, हफ्ते में एक बार टैंकर आता है, वो भी 10 दिन 15 दिन के बाद दे रहे हैं, वो भी हमें जाके वहाँ टकरे खानी पड़ती हैं। हस्बैंड बताओ वहाँ जाके बैठते हैं 2-2 3-3 घंटे नौकरी छोड़ के अपनी, तब जाके कहीं जाके बड़े मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के उनके तब जाके टैंकर आ रहे हैं। बताओ। भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में पानी की आपूर्ति में कमी के बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा। आतिशी ने सीएम योगी और सीएम नायब सिंह सैनी से दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने का अनुरोध किया है। वहीं दिल्ली में उत्पन्न पानी संकट को लेकर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के पास प्रचार और अन्य चीजों के लिए समय है, लेकिन दिल्ली में पानी के संकट से दो चार हो रही जनता के लिए नहीं। हमने रिक्वेस्ट करी है, हरियाणा से भी रिक्वेस्ट करी है, उत्तर प्रदेश से भी रिक्वेस्ट करी है कि ये समय नहीं है झगड़ने का कि किसको कितना एलोकेशन है, हरियाणा ने कितना पानी छोड़ा, उनको कितना पानी छोड़ना चाहिए। हमने तो बस रिक्वेस्ट करी है कि दिल्ली वालों को ज़रूरत है और इस समय हरियाणा की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली वालों की मदद के लिए है। दिल्ली वाले पानी के लिए हाहाकार कर रहे हैं। आपने अपने भाषण के अंदर तमाम बातें कर ली, तमाम इमोशनल कार्ड खेल लिया, लेकिन एक बार भी दिल्ली के अंदर जो पानी की समस्या है उसको लेके बात नहीं करी है। जेल से अंदर तो आप लोग चिट्ठी खेल रहे थे कि दिल्ली के अंदर पानी की समस्या को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली जब आप बाहर आए हैं आपके पास समय नहीं था दिल्ली की पानी की समस्या को लेके कम से कम आतिशी से बात कर लेते। वैसे तो दिल्ली सरकार पानी संकट के समाधान के लिए प्रयासरत है, लेकिन राहत कोसों दूर है।
इस कठिन समय में टैंकरों से पानी आपूर्ति करने वालों की मनमानी, राहत कम, समस्या ज्यादा बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंडे में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 77वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में कोविड-19 महामारी के बाद सदस्य देशों द्वारा दिए गए 300 प्रस्तावों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय में संशोधनों के पैकेज पर सहमति व्यक्त की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र और 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की समिति ए के अध्यक्ष ने अपने समापन भाषण में कहा कि पिछले 6 दिनों में समृद्ध विचार विमर्श के साथ गहन एजेंडे पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य के भविष्य को आकार देने में यह चर्चा अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों को संशोधित करना समानता और एकजुटता की दिशा में एक और कदम है, जो दुनिया को भविष्य में महामारी के खतरों से बचाने में मदद करेगा। अपूर्व चंद्रा ने कहा कि हेल्थ फॉर ऑल फॉर हेल्थ थीम से प्रेरित होकर एक परिवार के रूप में काम किया, जिसे हम भारत में वसुधैव कुटुंबकम अर्थात विश्व एक परिवार है कहते हैं। हमने आपात परिस्थितियों में WHO के विशाल कार्यों की भी सराहना की और स्वास्थ्य एवं तकनीकी मुद्दों की अभूतपूर्व श्रेणी पर विचार करने के लिए लंबी बातचीत भी की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कुल मिलाकर लगभग 600 बयानों के साथ हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एजेंडा बनाने में कामयाब रहे। भविष्य के लिए भी अपना रोड मैप निर्धारित किया है। समिति ए ने 9 प्रस्तावों और 3 निर्णयों को मंजूरी प्रदान की है। तकनीकी मामलों की 24 रिपोर्ट पर भी विचार किया गया। तो इसी खबर के साथ न्यूज नाइट के आज के अंक में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी किचन किंग मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, गोल्डी मसाले। और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।